वशीकरण यूं तो अपने आप में एक साइंस भी है, मगर इस फिल्म के माध्यम से इसी वशीकरण के उस रूप को दिखाने की कोशिश की गई है जो शायद कुछ को पसंद ना आए। अब भाई एक्टिंग की बात हो रही है तो माधवन के साथ साथ जानकी बोडीवाला की एक्टिंग की भी तारीफ तो होनी चाहिए। एज इस रोल को एक नहीं दो बार प्ले करना, दैट टू विद सेम इमोशन, इट्स नॉट दैट इजी। राजस्थान के जैसलमेर में भूतेश्वर महादेव मंदिर है जिसे आत्माओं का मोक्ष धाम भी कहा जाता है। जो आत्माएं अतृप्त रह जाती हैं या काल चक्र में फंस कर रह जाती हैं, जो एक्सप्रेशंस, जो हंसी और जो रुदन इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में है, ये बात कंफर्म है कि आपको कई सीन में डर भी लगेगा कि बेटा अब आगे क्या होगा। शैतान गुजराती फिल्म वश की ऑफिशियल हिंदी रीमेक, और ये रीमेक मानना पड़ेगा इज बेटर देन ओरिजिनल। क्या वाकई बेटर है देन द ओरिजिनल? अजय देवगन, जो कि रीमेक देवगन के नाम से भी जाने जाते हैं, इस बार इनका दांव सही बैठ गया। सही कास्ट, एकदम करेक्ट स्टोरी में बदलाव और रिजल्ट सबके सामने है। वशीकरण, काला जादू और हमारा सनातन, कैसे ये सब जुड़े हुए हैं। क्योंकि जैसे नदी का पानी है, पीने के काम भी आता है, और जब उसी नदी में बाढ़ आ जाए तो वही पानी तबाही मचा देता है। क्यों बड़े बुजुर्ग कहते थे कि किसी भी अनजाने का दिया हुआ नहीं खाना चाहिए। द परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर। जानते हैं आज सारी बातें आज के शैतान मूवी के रिव्यू और एनालिसिस में, और ये भी कि क्या वाकई ये सब होता भी है या फिर लेट्स रोल आउट। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। शैतान मूवी शुरू होती है एक जंगल के सीन से, जहां एक व्यक्ति मरे हुए चूहों को एक पॉलिथीन में पैक कर रहा होता है। इसके ठीक बाद कहानी सीधे फ्लैशबैक में जाती है, जहां एक हंसता खेलता परिवार अपना वीकेंड मनाने अपने फार्म हाउस पर जाता है। फैमिली में अजय देवगन एज कबीर ऋषि फादर का रोल प्ले करते हैं, और उनकी वाइफ है ज्योतिका एज ज्योति। इनके 2 बच्चे भी होते हैं। बड़ी बेटी बनी है जानकी बोडीवाला एज जानवी, और छोटा बेटा है ध्रुव, जिसका रोल प्ले किया है मास्टर अंगद ने। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ओरिजिनल फिल्म वश में भी यही दोनों बच्चे होते हैं, बोले तो कहानी में भी और एक्टिंग में भी। और जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि क्यों इन 2 बच्चों का रोल वापस इन्हीं दोनों को क्यों दिया गया। कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब एंट्री होती है वनराज नाम के कैरेक्टर की, जो इस फैमिली को फार्म हाउस जाते वक्त एक होटल में मिलता है। एक कैजुअल सी हुई मुलाकात और ये वनराज कुछ ही मिनटों में उस फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट तक कर लेता है, और इसी बीच वो अपना पहला खेल खेल लेता है जब वो एक चाय और पराठे के बदले जानवी को एक मिठाई ऑफर करता है, और जानवी बिना सोचे समझे उसे खा लेती है। भाई फ्री का दिया हुआ जहर भी खा लेगा इंसान। और यहीं से शुरू होता है शैतान कहानी का असली रूप। वनराज का रोल इस पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रोल है, जिसे आर माधवन ने अपनी परफेक्ट एक्टिंग के साथ ऐसा पोर्ट्रे किया है कि आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि ये कैरेक्टर किस किस हद तक चला जाएगा। जो एक्सप्रेशंस, जो हंसी और जो रुदन इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में है, ये बात कंफर्म है कि आपको कई सीन में डर भी लगेगा कि बेटा अब आगे क्या होगा। डिस्पाइट कि एक हॉरर फिल्म नहीं है, फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि बीइंग अ रीमेक, इसका क्लाइमैक्स ओरिजिनल फिल्म से अलग है। एंड ऑल्सो वनराज का कैरेक्टर ओरिजिनल फिल्म के वश के कैरेक्टर प्रताप, जिसे हितेन कुमार ने प्ले किया था, उस पर भारी पड़ता है। इवन जो बातें वश फिल्म में थोड़ा छूट गई थी, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं अधूरापन छोड़ गई थी, वो सारी बातें इस फिल्म में पूरी हो जाती है। ये वाली बात बोले तो वश फिल्म और शैतान फिल्म की डिफरेंस वाली बात हम हमारे एंडिंग सेक्शन एक्सप्लेन में करेंगे। इसमें स्पॉइलर होंगे, सो प्लीज बी केयरफुल। अब भाई एक्टिंग की बात हो रही है तो माधवन के साथ साथ जानकी बोडीवाला की एक्टिंग की भी तारीफ तो होनी चाहिए। एज इस रोल को एक नहीं दो बार प्ले करना, दैट टू विद सेम इमोशन, इट्स नॉट दैट इजी। अजय देवगन ने कबीर के रोल में जो इमोशंस डाले हैं, कहीं ना कहीं आपको इमोशनल करा ही देते हैं। काफी दिनों बाद अजय देवगन गॉट हिज ड्यू, वरना रोहित शेट्टी मूवीज में जो इमेज बना ली थी, उससे अज्जू बाबा का गंगाजल और अपहरण वाला स्टैंडर्ड काफी हद तक लोग भूल ही चुके थे। फिल्म की कहानी बेसिकली वही रूट फॉलो करती है, मगर इस फिल्म में वनराज के कैरेक्टर को ज्यादा स्क्रीन टाइम देने की वजह से ही शैतान आपको वश से ज्यादा पसंद आएगी। और यहाँ तारीफ करनी होगी अजय देवगन की,
जो खुद इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, जो चाहते तो ये रोल खुद प्ले कर सकते थे, मगर अज्जू बावा कहानी की डिमांड को समझकर ये रोल एक ऐसे एक्टर को दिया जो जब हीरो बना तो सबको रुलाया और जब विलन बना तो सबको डरा दिया। डायरेक्शन इस फिल्म में कहीं भी लूज नहीं है और इस बात पर विकास बहल की भी तारीफ होनी चाहिए, जो चाहते तो बीफ फूड की सारी रीमेक्स की तरह इस फिल्म में भी वही गलती कर देते, लाइक अननेसेसरी गाने, बिना सर पैर के एक्स्ट्रा सीन्स जो सिर्फ हीरो ओरिएंटेड होते। मगर शैतान फिल्म में ऐसी कोई भी गलती नहीं हुई। एक्चुअली में ये फिल्म एक केस स्टडी होनी चाहिए बीफ फूड के लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो रीमेक पे जिंदा हैं, वो जान सकें कि बेटा रीमेक ऐसी बननी चाहिए। अब रीमेक बनाना कोई गलत बात नहीं है, मगर रीमेक को ओरिजिनल की पूरी कॉपी बनाना, वो भी शॉट बाय शॉट, और कुछ नया ऑफर नहीं करना, बस इसी बात से हमेशा ऑडियंस को तकलीफ रही है। वो कहते हैं ना, जब ये है तो ये क्यों ले। शैतान फिल्म में कुछ बातें सटल तरीके से बताई गई हैं जो शायद हम सबको जानना और समझना बहुत जरूरी है, खासकर किसी भी अनजान व्यक्ति का कुछ भी दिया खाना ना खाना, स्पेशली अगर वो खाने की वस्तु कोई स्वीट हो। ऐसी और भी बातें हम जानते हैं अपने एनालिसिस में। शैतान फिल्म में सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर बात हुई है वो मुद्दा है वशीकरण। आमतौर पर लोगों को आज भी ये सब मजाक ही लगता है, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि भाई जब वशीकरण वाले एड्स आपको बस स्टैंड, पब्लिक मूत्रालय या शौचालय के बाहर चिपके हुए लगे, तब कोई भी इंसान इसको फ्रॉड ही समझेगा। अब एक बात मैं यहाँ साफ कर दूं कि मैं यहाँ वशीकरण या काला जादू को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सब के सब फ्रॉड है। राजस्थान के सालासर बालाजी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये वो सिद्ध मंदिर है जहाँ आज भी वशीकरण, सायों से, प्रेतों से छुटकारे के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ कि आप अगर सालासर बालाजी जाओ तो वहाँ के प्रसाद को कभी भी आप घर लेके ना हो। इनफैक्ट उस प्रसाद को नमन करके वहीं अर्पण कर दो। ऐसा इसलिए कि वो प्रसाद रास्ते में आते आते किसको अपने साथ ले आवे आपको अंदाजा भी नहीं होगा। राइटर अक्षत गुप्ता ने अपने ही एक इंटरव्यू में ये बताया था कि कैसे उन पर उनके ही एक जानने वाले ने काला जादू किया था, जिसकी वजह से उनकी पहली शादी टूटी, वो डिप्रेशन में गए और बात आत्महत्या के प्रयास तक पहुंच गई। तब अक्षत गुप्ता को उनके भाई यहीं लेके गए थे, तब जाकर उन पर से वो बला टली थी। शैतान फिल्म में भी यही दिखाया गया है कि कैसे माधवन के वाक्य, उसकी आवाज, उसका वशीकरण का सबसे बड़ा हथियार बनता है। इट इज ऑल मैटर ऑफ यूज ऑफ सेंसेस। जानवी पूरी तरह से ऐसे रिएक्ट करने लग गई थी कि मानो उसका रिमोट माधवन के पास हो, और वशीकरण की पावर इतनी होती है कि अगर वनराज हल्का सा भी रिएक्शन ना दे तब तक जानवी एक ही एक्सप्रेशन में फ्रीज होकर रह जाती है। राजस्थान के जैसलमेर में भूतेश्वर महादेव मंदिर है, जिसे आत्माओं का मोक्ष धाम भी कहा जाता है। जो आत्माएं अतृप्त रह जाती हैं या काल चक्र में फंस कर रह जाती हैं, उनको या तो सिद्ध पुरुष या उनके जानने वाले इसी वशीकरण के माध्यम से ही एक नारियल पर पूजा करवा कर, बांध कर, बैठा कर इस मंदिर में मोक्ष के लिए लाते हैं। यहाँ भी एक बात बहुत प्रचलित है कि अगर आप यहाँ से जाते वक्त गलती से भी ये कह दें चल, तो आपके लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगेन पता नहीं कौन सी आत्मा आपके साथ चल दे। एज यहाँ नारियलों का ढेर हमेशा बना रहता है और अपने समय के अनुसार उन सभी आत्माओं का एक एक करके मोक्ष होता रहता है। नॉर्थ ईस्ट में वशीकरण के कई सिद्ध पुरुष इतिहास में रहे हैं। जब औरंगजेब की फौजों ने असम पर हमला किया था, तब अहोम साम्राज्य के लचित बफरुखान ने अपने साहस से मुगलों को ब्रह्मपुत्र के आगे बढ़ने नहीं दिया था। तब उन मुगलों के साथ कुछ मुगल इतिहासकार भी आए थे, जिन्होंने कई किस्से लिखे थे कि कैसे मुगल सैनिक अपने आप कॉन्शियस लूज कर जाते थे, उनको फरमान कुछ और दिया जाता था और वो करते कुछ और थे। वशीकरण यूं तो अपने आप में एक साइंस भी है, मगर इस फिल्म के माध्यम से इसी वशीकरण के उस रूप को दिखाने की कोशिश की गई है जो शायद कुछ को पसंद ना आए। मगर एक बात मैंने शुरू में कही थी कि जैसे नदी का पानी पीने के काम भी आवे है, और जब उसी नदी में बाढ़ आ जाए तो वही पानी तबाही भी मचा देवे है। ठीक वैसे ही अगर इसी वशीकरण का सदुपयोग हो तो ये वरदान है, मगर जब इसका दुरुपयोग हो तो ये अभिशाप है। शायद इसलिए भी जो असली सिद्ध पुरुष होते हैं वो कभी भी आपको सोशल लाइफ में दिखेंगे नहीं, क्योंकि ऐसी शक्तियों के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है जो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति समझ नहीं पाता है, और इसी बात का फायदा कुछ ढोंगी लोग करते हैं और वामपंथियों को मौका मिल जाता है हमारे सनातन की इस विद्या को बदनाम करने का। मगर शैतान मूवी में जो भी आर्ट
माधवन के पीछे दिखाया गया है वो प्योरली आसुरिक ही है। एज बीफवुड की फिल्मों में अक्सर रिसर्च की कमी के कारण कई बार ऐसी गलतियां होती हैं या जानबूझकर करी जाती हैं कि आम लोगों को सनातन पर से ही विश्वास उठने लग जाता है। बट शैतान के केस में ये सब नहीं हुआ। असुरा के आर्ट ने एटलीस्ट इस फिल्म को बाकी बीफवुड की फिल्मों से अलग कर दिया। और इंडीड ये भी एक कारण है कि लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है। मगर क्या वाकई शैतान इज बेटर देन वश, या फिर शैतान मूवी लगभग क्लाइमेक्स से पहले तक करीब स्टोरी लाइन में सेम ही होती है जैसा कि वश होती है। बस हाँ, कैरेक्टर्स के नाम और लोकेशंस बदल जाती है। जैसे वश की कहानी अहमदाबाद बेस्ड होती है और शैतान की कहानी मुंबई बेस्ड है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। शैतान फिल्म की एंडिंग और वश फिल्म की एंडिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब दोनों फिल्मों की बात करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। शैतान फिल्म की जानवी वश फिल्म की आर्या है और शैतान फिल्म का वनराज वश फिल्म का प्रताप है। तो अगर मैं आर्या और जानवी बोलूं तो आप लोग समझ जाना। सो जहां वश की एंडिंग में आर्या ठीक नहीं हो पाती है, वहीं शैतान में जानवी ठीक हो जाती है। एज दोनों ही फिल्मों में लड़की का पिता वनराज / प्रताप की जुबान काट देता है। मगर जहां वश फिल्म में इसके बाद स्टोरी सीधे एंडिंग पर आ जाती है, वहीं शैतान मूवी पूरी तरह से अलग हो जाती है। होता यह है कि कबीर अपने बेटे की हेल्प से एक बात रिकॉर्ड कर लेता है। जब वनराज कबीर और उसकी पत्नी ज्योति दोनों से मार खाने के बाद भी अपनी बात पर अड़ा रहता है कि दोनों पेरेंट्स अपनी स्वेच्छा से अपनी बेटी को उसको समर्पित / दान कर दें, तब वनराज के मुंह से एक डायलॉग निकल जाता है। वो डायलॉग होता है कि तुम चाहते हो कि मैं कहूँ कि तुम्हारी बेटी पहले जैसी हो जाए और मैं उसे आजाद कर देता हूँ। तब इसी बात का शुरू का हिस्सा बोले तो तुम चाहते हो कि, यहाँ तक का इस हिस्से को एडिट आउट करके बाकी के हिस्से की रिकॉर्डिंग कबीर अपने पास रख लेता है। और जब क्लाइमैक्स में कबीर वनराज की लोकेशन पर पहुंचता है, तब उसे करीब 108 लड़कियां और दिखती हैं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह, सेम उसी हालत में। तब कबीर ये देखता है कि वनराज ने कई सारी गुड़ियाएं बना रखी हैं और वो सारी गुड़ियाएं काले कलर की होती हैं, मगर उन सारी गुड़ियाओं में सिर्फ एक गुड़िया लाल कलर की होती है। इन सभी काली गुड़ियों को जब वनराज एक एक करके अग्निकुंड में डालने लगता है, तब सारी लड़कियां उसी अग्निकुंड के पास पहुंचने लगती है। और जब वो लाल गुड़िया अग्निकुंड में डालेगा, तब सारी लड़कियों को इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो सीधे उसी अग्निकुंड में कूद जाए। ऐसे में जब कबीर लास्ट में लाल गुड़िया के गिरने से पहले ही वनराज के अंगरक्षकों से लड़कर पहुंचता है, तब उसे एक और बात मालूम पड़ती है कि अगर उसने वनराज को जरा भी छुआ तो सारी लड़कियों को पहले से इंस्ट्रक्शंस मिल चुके थे कि जो भी वनराज को रोकेगा उसे वो सारी लड़कियां कच्चा चबा के मार डालेंगी। मगर जब कबीर ने वनराज की जुबान खींचकर उसे गूंगा कर दिया था, तब सारी लड़कियां कबीर की जान के पीछे पड़ गईं। तभी ये रिकॉर्डिंग जिसमें ये एडिटेड लाइन तुम पहले जैसी हो जाओ मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग एक ब्लूटूथ डिवाइस को लाउड स्पीकर पर ऑन करके कबीर सबको सुनाने लग जाता है और देखते ही देखते सारी लड़कियां होश में आने लगती है। मगर वश फिल्म में ऐसा कुछ नहीं होता है एंड इवन उस फिल्म में विलन के आसपास इतनी लड़कियों की संख्या भी नहीं होती। और वश की एंडिंग में आर्या और बाकी सारी लड़कियां प्रताप / वनराज के जबान कटने के बाद जहां एकदम से फ्रीज हो जाती हैं, वहीं शैतान में ये सब कुछ होने के बाद, वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद, वो सारी लड़कियां धीरे धीरे रिकवर करने लग जाती हैं। वश फिल्म के लास्ट में आर्या का पिता उसे इसी हालत में पालता है और इनफैक्ट ये भी क्लियर नहीं हो पाता है कि उसकी बीवी और बेटा जिंदा भी हैं कि नहीं, एज उनका कोई भी सीन इस फिल्म के लास्ट में होता ही नहीं है। मगर शैतान फिल्म में माँ और बेटे का लास्ट में सीन भी होता है। देखा जाए तो कुछ को वश फिल्म प्रैक्टिकल लगेगी, मगर शैतान फिल्म के लॉजिक को भी नकारा नहीं जा सकता। एज दोनों ही फिल्मों में वनराज की असली ताकत उसकी आवाज बोले तो साउंड होती है, जो सारी लड़कियों पर एक रिमोट के रूप में काम करती है। तो अगर उसी आवाज के एक पोर्शन को अलग वे में यूज कर लिया जाए तो ऐसा कुछ होने की भी संभावना रह जाती है, क्योंकि दोनों ही फिल्मों के एंड में वनराज / प्रताप अपनी इसी आवाज के जाने से पावरलेस हो जाता है। और ये वाला एंड का हिस्सा दोनों ही फिल्म में सेम है, क्योंकि मूवी के स्टार्ट में जो व्यक्ति मरे हुए चूहों को इकट्ठा करके जा रहा होता है वो और कोई नहीं कबीर ही होता है, जो उसी वनराज को कैद करके रखता है। तो ये था शैतान मूवी एंडिंग एक्सप्लेन। और वाकई बहुत दिनों बाद
बीफवुड से कोई ढंग की रीमेक मूवी आई है। एज वश फिल्म कहीं ना कहीं सैडिस्टिक थी, वहीं शैतान फिल्म लास्ट में एक होप दे जाती है। और इनफैक्ट आज की फैमिलीज को दोनों मूवीज से सीख जरूर मिलती है कि किसी भी अनजान वस्तु को किसी भी अनजान व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए। और अब चलते चलते मुझे कई सारे मित्रों ने एल्विश यादव वर्सेस रियल मैक्सटर्न के मुद्दे पर बोलने को कहा है। वैसे तो मैं दोनों को ही फॉलो नहीं करता, मगर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। आज जो तथाकथित हिंदूवादी यूट्यूबर्स एल्विश यादव का विरोध कर रहे हैं, ये वही सेम लोग हैं जिन्होंने बिग बॉस के समय इसी एल्विश यादव को आउट ऑफ द ब्लू प्रमोट कर करके सबको मामू बनाया था। तब इनमें से किसी को समझ में नहीं आया था कि ये व्यक्ति कौन है, क्या है और क्या कर सकता है। खैर, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप भी बीफवुड नई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।